हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल नॉलेज बेल। आज के हमारे इस सेशन में जो कि पार्ट है हमारी सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम प्रिपरेशन सीरीज़ का, हम करने वाले हैं क्लास 6 के लिए इंग्लिश के कुछ क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चंस जो हैं बहुत ही डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं जो सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम में रेगुलरली कॉन्स्टेंटली एवरी ईयर पूछे जा रहे हैं। अगर आपने पास्ट ईयर के पेपर्स देखे होंगे या लास्ट सेशंस हमने जो क्लास 6 इंग्लिश के ऊपर किए हैं आपने वो देखे होंगे, तो आपने रियलाइज़ किया होगा कि उनमें वन वर्ड काइंड ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन में इंटायर डिस्क्रिप्शन प्रोवाइडेड होता है और उस डिस्क्रिप्शन के लिए, उस स्टेटमेंट के लिए आपको करेक्ट वर्ड प्रोवाइड करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये दो क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। दोनों ही क्वेश्चन पास्ट ईयर के पेपर में पूछे जा चुके हैं। लास्ट ईयर के ही ये क्वेश्चन है 2020 का जो पेपर था सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्लास 6 के लिए, उसमें ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 93 है आपका, अ लिस्ट ऑफ बुक्स इन अ लाइब्रेरी। अ लिस्ट ऑफ बुक्स इन अ लाइब्रेरी, ये क्वेश्चन हमने लास्ट अपने इंग्लिश के सेशन में किया था। क्वेश्चन ने आपसे पूछा है कि जो लाइब्रेरी में लिस्ट ऑफ बुक होती है उसे हम क्या कहते हैं। 4 ऑप्शंस प्रोवाइडेड हैं एंड करेक्ट आंसर आपको सिलेक्ट करना है। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर है सी, कैटलॉग, जैसा कि हमने लास्ट सेशंस में सॉल्व किया था। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, द वन हु डज नॉट बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। तो इस इंटायर डिस्क्रिप्शन के लिए हमें करेक्ट वर्ड प्रोवाइड करना है, करेक्ट वर्ड प्रोवाइड करना है। तो इसके लिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, एथिस्ट। ये क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किया था। तो ऐसे क्वेश्चन आपको 1 या 2 क्वेश्चंस हर बार हर ईयर पेपर में एवरी ईयर आपको अपीयर होंगे, आपको ऐसे क्वेश्चंस फेस करने होंगे। तो आज का ये सेशन जो हम करने वाले हैं इसमें इंटायरली ये वन वर्ड डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन ही होंगे, जिसमें आपको इंटायर डिस्क्रिप्शन प्रोवाइडेड है इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन, और उस डिस्क्रिप्शन के लिए, उस स्टेटमेंट के लिए आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड प्रेजेंट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारा आज का ये सेशन। इसके साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल नॉलेज बेल एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन नेक्स्ट टू इट, ताकि जब भी हमारे चैनल पे कोई भी ऐसा वीडियो अपलोड हो फॉर रिगार्डिंग द प्रिपरेशन ऑफ सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम, तो वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज, वन हु बिलीव्स इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, वन हु बिलीव्स इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड इज कॉल्ड। तो ये वंस अगेन, जैसे मैंने आपको बताया, एक इंटायर स्टेटमेंट प्रोवाइडेड है और इस स्टेटमेंट के लिए हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड सिलेक्ट करना है। सो स्टेटमेंट कह रहा है द पर्सन हु बिलीव्स इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। कोई पर्सन जो गॉड की एग्जिस्टेंस में बिलीव करता है, हम उसे क्या कहते हैं। तो करेक्ट इसके लिए वर्ड आप याद रखिए, थीस्ट। थीस्ट इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे मैंने 4 ऑप्शंस नहीं लिखे हैं, इंस्टेड ऑफ दैट करेक्ट आंसर लिखा हुआ है। सो आप इस आंसर को जॉट डाउन कर लीजिए और इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, तो ये आपको रिकॉल करने में भी ईजी होगा। तो क्वेश्चन हमारा है, वन हु बिलीव्स इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड इज, सो सच अ पर्सन आर कॉल्ड एज थीस्ट। लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आया था इस स्टेटमेंट से रिलेटेड वो था द वन हु डज नॉट बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। द वन हु डज नॉट बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, द पर्सन जो गॉड के एग्जिस्टेंस में बिलीव नहीं करते, हम उन्हें क्या कहते हैं। तो उसका करेक्ट आंसर था एथिस्ट। एंड ये क्वेश्चन हमें कह रहा है वन हु बिलीव्स इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड इज कॉल्ड थीस्ट। याद रखिए, थीस्ट इज द करेक्ट आंसर। Question number 2 is, the life history of a person written by himself. The life history of a person written by himself. तो ऐसी किसी बुक को जिसमें कोई पर्सन अपनी खुद की लाइफ हिस्ट्री लिखता है, ऐसी बुक को हम क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। तो याद रखिए करेक्ट आंसर है इसके लिए ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी एक ऐसी बुक होती है जिसमें कोई पर्सन अपनी खुद की लाइफ हिस्ट्री लिखता है, तो इस बुक को हम कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। मीनवाइल कोई ऐसी बुक जिसमें कोई थर्ड पर्सन किसी पर्सन की बायोग्राफी लिख रहा हो, तो ऐसी बुक को हम बायोग्राफी कहते हैं। वो बुक जिसे कोई अदर पर्सन लिख रहा हो रिगार्डिंग द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ सर्टेन पर्सन, तो उस बुक को हम बायोग्राफी कहेंगे। अगर कोई पर्सन अपनी खुद की लाइफ हिस्ट्री में बुक में लिख रहा हो तो हम उसे ऑटोबायोग्राफी कहेंगे। तो ये याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर है ऑटोबायोग्राफी, और बायोग्राफी एंड ऑटोबायोग्राफी दोनों में आप डिफरेंस याद रखिएगा। मूविंग टू द थर्ड क्वेश्चन, अ पीरियड ऑफ 2 वीक्स, अ पीरियड ऑफ 2 वीक्स इज कॉल्ड। आंसर है आपका फोर्टनाइट। फोर्टनाइट, तो 2 वीक्स का जो पीरियड होता है या 14 डेज का जो पीरियड होता है हमारा, हम उसे क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा इस पीरियड को, इस इंटायर स्पेन को हम कहते हैं फोर्टनाइट।
फोर्टनाइट। अगर आप में से कोई स्टूडेंट सर्टेनली गेमिंग वगैरह में बहुत इंटरेस्टेड होते हैं तो वहाँ पे आपने सुना होगा फोर्टनाइट। फोर्टनाइट तो याद उससे भी आप याद रख सकते हैं द पीरियड ऑफ 14 डेज और 2 वीक्स इज कॉल्ड एज फोर्टनाइट। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एक सर्टेन इवेंट है जो हर 14 डेज के बाद हो रहा है, हर 2 वीक्स के बाद हो रहा है, सो हम उसे कहेंगे दैट इट इज़ अ फोर्टनाइट इवेंट, इट इज़ अ फोर्टनाइटली इवेंट। ओके, हर 14 डेज के बाद हो रहा है, हर 2 वीक्स के बाद हो रहा है। ओके, तो पीरियड ऑफ 2 वीक्स और 14 डेज इज कॉल्ड एज फोर्टनाइट। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 4, अ लिस्ट ऑफ बुक्स इज कॉल्ड। अगेन ये क्वेश्चन हमने अभी देखा, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, तो इसके लिए आंसर याद रखिएगा कैटलॉग। कैटलॉग, अ लिस्ट ऑफ बुक्स इज कॉल्ड कैटलॉग। तो आपको मेन एसेंस क्वेश्चन का याद रखना है दैट अ लिस्ट ऑफ बुक इज कॉल्ड कैटलॉग। बट क्वेश्चन में लास्ट ईयर पूछा था अ लिस्ट ऑफ बुक्स इन लाइब्रेरी इज कॉल्ड, तो उसका भी करेक्ट आंसर कैटलॉग ही होगा। अगर आपका क्वेश्चन थोड़ा एक्सपेंड होता है या लैंग्वेज चेंज होती है तो उससे आपको घबराना नहीं है। क्वेश्चन का एसेंस आप याद रखिए, उन्होंने पूछा आपको लिस्ट ऑफ बुक्स ही है, चाहे फिर लाइब्रेरी लिखा हो या ना लिखा हो, लिस्ट ऑफ बुक्स हमें याद रखना है दैट द लिस्ट ऑफ बुक्स इज कॉल्ड एज कैटलॉग। तो क्वेश्चन में अगर ये बुक कहा जाए कि अ लिस्ट ऑफ बुक्स इज कॉल्ड तो भी आंसर कैटलॉग होगा, और इंस्टेड अगर कहा जाए जैसा कि पूछा गया था द लिस्ट ऑफ बुक्स इन अ लाइब्रेरी इज कॉल्ड, तो भी याद रखिए दैट द आंसर विल बी कैटलॉग। ओके, द पर्सन हु टेक्स डार्क व्यू ऑफ थिंग्स, वन हु टेक्स डार्क व्यू ऑफ थिंग्स, तो कोई ऐसा पर्सन, कोई ऐसा व्यक्ति जो हर चीज़ का डार्क व्यू देखे, या फिर जनरल लैंग्वेज में अगर हम कहें तो वो हर चीज़ का नेगेटिव साइड देखे, डार्क व्यू देखे, तो ऐसे पर्सन को हम क्या कहेंगे? तो याद रखिए करेक्ट आंसर है इसके लिए पेसिमिस्ट। पेसिमिस्ट, सच पर्सन्स आर नोन एज पेसिमिस्ट। द वंस who take a dark view of things are known as pessimist। कोई भी व्यक्ति जो हर चीज़ का, हर सिचुएशन का एक डार्क व्यू देखे, एक नेगेटिव साइड देखे, तो ऐसे लोगों को हम पेसिमिस्ट कहते हैं। मीनवाइल कुछ लोग ऐसे भी होंगे, आपने ऑब्जर्व किया होगा, हर थिंग का, हर सिचुएशन का एक पॉजिटिव साइड देखने हैं, तो ऐसे पर्सनस को हम, ऐसे पीपल्स को हम, ऐसे व्यक्ति को हम ऑप्टिमिस्ट कहते हैं। ऑप्टिमिस्ट, तो याद रखिएगा पेसिमिस्ट, द वन हु टेक्स डार्क व्यू और नेगेटिव व्यू ऑफ थिंग्स, pessimist, and the one who take positive view of things is called optimist। optimist and pessimist ये याद रखिएगा। Moving to the question number 6, government by a king, government by a king is called, government by a king is called। तो ये वंस अगेन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। स्टेटमेंट ने आपसे कहा है कि जो गवर्नमेंट है विच इज़ रन बाय अ किंग, ऐसी गवर्नमेंट को हम क्या कहते हैं? तो देखिए हमारे कंट्री में जो गवर्नमेंट है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर के थ्रू रन होती है, बट देयर आर कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड जिनमें जो गवर्नमेंट है वो वहाँ के किंग के थ्रू रन करती है, किंग ऑर्डर्स पे फंक्शन करती है। ओके, तो ऐसी गवर्नमेंट को हम क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन ने कहा है ऐसी गवर्नमेंट जिसमें किंग हेड हो, किंग लीड हो, उनको हम क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन ने कहा है। तो याद रखिए ऐसी गवर्नमेंट को हम मोनार्की कहते हैं। मोनार्की, गवर्नमेंट लेड बाय अ किंग और गवर्नमेंट बाय अ किंग इज कॉल्ड एज मोनार्की। मोनार्की, फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि हिस्ट्री में हमारे कंट्री में, हमारे इंडिया में राजा महाराजा रूल किया करते थे, उनके थ्रू, उनके ऑर्डर्स पे कंट्री फंक्शन किया करती थी, उनके ऑर्डर्स पे स्टेट फंक्शन किया करते थे। तो दैट काइंड ऑफ गवर्नमेंट इज़ नोन एज मोनार्की। सो जो वैसी गवर्नमेंट होती है दैट इज़ नोन एज मोनार्की। आज भी हमारे वर्ल्ड में कई ऐसी कंट्रीज़ हैं विच रूल बाय द किंग, विच आर रूल्ड बाय द किंग, और ऐसी कंट्रीज़ को हम कहते हैं मोनार्की। ओके, ऐसी गवर्नमेंट को हम कहते हैं, सॉरी, मोनार्की। क्वेश्चन नंबर 7 इज परफॉर्मिंग वर्क विदाउट अ पे इज कॉल्ड, परफॉर्मिंग वर्क विदाउट अ पे इज कॉल्ड, तो आंसर है आपका करेक्ट ऑनररी। ऑनररी, ऑनररी। ओके, सो कोई भी ऐसा वर्क जिसे हम विदाउट पे, विदाउट एनी काइंड ऑफ सैलरी, विदाउट एनी काइंड ऑफ कॉस्ट कर रहे हों, तो ऐसे वर्क को हम ऑनररी कहते हैं। आपने सुना होगा कि कई लोग ऑनररी लेक्चर्स लेते हैं कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में या कई इंस्टीट्यूट्स में, ऑनररी लेक्चर्स। तो ऑनररी लेक्चर्स आप अब इससे आइडिया लगा सकते हैं कि वो लेक्चर्स होते हैं जिसमें आपको पे नहीं किया जाता, यू डू इट yourself without getting paid, you do that work without getting paid। तो ऐसा कोई भी वर्क जिसके लिए आप पे नहीं कर रहे हो और आप वॉलेंटरली उसे कर रहे हो, ऐसे हर वर्क को हम ऑनररी कहते हैं। ओके, सो ऑनररी वर्क, कोई भी ऐसा वर्क जिसके लिए आप पे नहीं कर रहे हैं एंड यू आर डूइंग इट वॉलेंटरली ऑन योर ओन, तो
ऐसे वर्ब को हम कहते हैं ऑनररी। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 8, ऑफ और फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ऑफ और फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, तो ये स्टेटमेंट आप समझिए, आपको हो सकता है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगे। सो स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि ऑफ और फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, मीनिंग कि वर्ल्ड के हर पार्ट से या वर्ल्ड के हर पार्ट का, दैट मीन्स वर्ल्ड के हर पार्ट से या वर्ल्ड के हर पार्ट का अगर कोई सब्सटेंस है, कोई थिंग है, तो हम उसे क्या कहते हैं? दैट इज़ दिस, दैट इज़ समथिंग द क्वेश्चन इज आस्किंग। तो ऐसे किसी चीज़ को हम कहते हैं कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन, फॉर एग्जाम्पल आपको पता होगा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं हमारे यूनिवर्स में, फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया, फंजाई, बहुत स्मॉल होते हैं, हम उन्हें नहीं देख पाते, तो बैक्टीरिया हमारे कॉस्मोपॉलिटन होते हैं। बैक्टीरिया आर प्रेजेंट एवरीवेयर, ओके, सॉइल में, आइस में, हॉट वाटर में, एनी टेम्परेचर, एनी वेदर, एनी क्लाइमेट, दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर। ओशन में, रिवर्स में, फ्रेश वाटर, सलाइन वाटर, आप कोई भी सिचुएशन का नाम लें, किसी भी क्लाइमेटिक कंडीशन का नाम लें, बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट ऑलमोस्ट एवरीवेयर। तो बैक्टीरिया को हम कह सकते हैं कि दे आर कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के एग्जाम्पल से आप याद रखिए कि द थिंग्स और ऑर्गेनिज्म और सब्सटेंस, एनीथिंग विच इज़ ऑफ और फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड और विच इज़ प्रेजेंट इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ऐसे किसी ऑर्गेनिज्म या एनी सब्सटेंस को हम कॉस्मोपॉलिटन कहते हैं। या फिर हम कह सकते हैं दैट दे आर कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और बैक्टीरिया आर कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 9, हैपनिंग एट द सेम टाइम। हैपनिंग एट द सेम टाइम, तो कोई भी अगर सिचुएशन, कोई भी टू सिनेरियोज और मोर देन दैट अगर सेम टाइम पे हो रहे हैं, सो कोई भी टू सिचुएशंस हैं, फॉर एग्जांपल आप और आपके फ्रेंड एक साथ एट द सेम टाइम एट द सेम प्लेस आप लोग साइकिलिंग कर रहे हैं, सो हम उसे कह सकते हैं कि आप दोनों साइमल्टेनियसली साइकिलिंग कर रहे हैं। आप दोनों साइमल्टेनियसली साइकिलिंग कर रहे हैं। तो यही क्वेश्चन ने हमसे पूछा है, अगर कोई भी दो चीज़ें एक सेम टाइम पे हो रही हों तो हम उसे क्या कहेंगे? If two things are happening at the same time, so they will be called simultaneously. Simultaneously, अगर आप लोग साथ में बैडमिंटन खेल रहे हो टू डिफरेंट सिचुएशंस में बट एट द सेम टाइम, तो आप कहेंगे वी वर प्लेइंग बैडमिंटन साइमल्टेनियसली, वी वर प्लेइंग बैडमिंटन साइमल्टेनियसली। और जैसे हमने साइकिलिंग का एग्जाम्पल देखा अभी, तो हम कह सकते हैं कि वी वर साइकिलिंग साइमल्टेनियसली। तो साइमल्टेनियसली याद रखिएगा, इफ़ there are two or more than two situations happening at the same time, तो हम उसे कहेंगे that it is simultaneously, the thing is happening simultaneously, okay? Moving to forward to the question number 10, a place for burial of dead bodies. A place for burial of dead bodies. तो क्वेश्चन ने हमसे कहा है कि जो प्लेस होती है जिसको हम यूज़ करते हैं फॉर द ब्यूरियल ऑफ डेड बॉडीज़, फॉर द ब्यूरियल ऑफ डेड बॉडीज़, ऐसी प्लेस को हम क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, सच अ प्लेस इज़ नोन एज सिमेट्री। द प्लेस यूज्ड फॉर द ब्यूरियल ऑफ डेड बॉडीज़ इज़ नोन एज सिमेट्री। सिमेट्री, इसके साथ ही ग्रेवयार्ड भी याद रखिएगा आप, ग्रेवयार्ड भी हम कहते हैं, ग्रेवयार्ड और सिमेट्री। प्लेस यूज्ड फॉर द ब्यूरियल ऑफ डेड बॉडीज़ इज कॉल्ड एट सिमेट्री। हिंदी में अगर मैं बताऊं तो हिंदी में हम सिमेट्री को कहते हैं कब्रिस्तान। कब्रिस्तान, तो कब्रिस्तान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इन जनरल यही आपका क्वेश्चन था, तो याद रखिएगा सिमेट्री इज़ द राइट वर्ड। द प्लेस यूज्ड फॉर द ब्यूरियल ऑफ डेड बॉडीज़ इज नोन एज सिमेट्री। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 11, an assembly of listeners is called, an assembly of listeners is called, तो करेक्ट आंसर है आपका ऑडियंस। ऑडियंस, तो जो लिसनर्स की असेंबली होती है, द ग्रुप ऑफ लिसनर्स, उनको हम क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन ने पूछा है, द राइट वर्ड इज ऑडियंस। ऑडियंस आप याद रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल कोई कॉमेडियन है और वो अपना शो प्रेजेंट कर रहे हैं, या फिर कोई सिंगर है वो भी अपना शो प्रेजेंट कर रहे हैं, तो उनको सुनने के लिए अ ग्रुप ऑफ पीपल आर देयर, उनको सुनने के लिए अ ग्रुप ऑफ पीपल हैव अटेंडेड देयर शो, और वो वहाँ पे असेंबल हुए हैं, तो ऐसे लिसनर्स को हम क्या कहेंगे? तो याद रखिएगा, द असेंबली ऑफ दोज लिसनर्स विल बी कॉल्ड एज ऑडियंस। वो उस सिंगर या पर्टिकुलर कॉमेडियन के ऑडियंस होंगे। द असेंबली ऑफ, और जो ग्रुप होगा उन लिसनर्स का, उनको हम ऑडियंस कहेंगे। सो ऑडियंस विल बी द करेक्ट वर्ड और द करेक्ट आंसर। मूविंग फॉरवर्ड टू द क्वेश्चन नंबर 12, द वन हु बिलीव्स इन फेट। The one who believes in fate is called, तो करेक्ट वर्ड है आपका fatalist. fatalist. So the kind of people जो फेट में बिलीव रखते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? ये आपका स्टेटमेंट कह रहा है।
तो याद रखिएगा फेटलिस्ट, ऐसे लोगों को हम फेटलिस्ट कहते हैं. द पीपल हु बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ फेट, द पीपल हु बिलीव्स इन फेट, such people are called as fatalist. Moving to the question number 13, bad beyond reformable. Bad beyond reform is called incorrigible. Incorrigible. Anything जिसमें कोई भी चेंज नहीं किया जा सकता, जिसमें कोई भी सुधार नहीं किया जा सकता, अगर हम हिंदी में कहें तो ऐसी किसी चीज़ को हम इनकॉरिजिबल कहते हैं. किसी भी चीज़ को अगर और करेक्ट ना किया जा सके और रिफॉर्म ना किया जा सके तो उस चीज़ को हम इनकॉरिजिबल कहते हैं. बट द सिचुएशन इज़ कि वो जो थिंग है आपकी, वो जो सिचुएशन है आपकी, वो बैड होनी चाहिए. सो जो सिचुएशन है वो इतनी बैड आ गई है कि अब उसमें कोई रिफॉर्म नहीं किया जा सकता, उसमें और कोई सुधार कार्य नहीं किया जा सकता. तो ऐसी सिचुएशन को हम या ऐसी किसी चीज़ को हम इनकॉरिजिबल कहेंगे. याद रखिएगा, इनकॉरिजिबल. The correct word for the statement number 13, that is bad beyond reform, is called as incorrigible. Incorrigible. Moving to the question number 14, the one who speaks for others is called, the one who speaks for others is called, the correct word is spokesman. Spokesman. क्वेश्चन ने आपसे कहा है कि जो कोई ऐसा पर्सन जो दूसरों के लिए स्पीक कर रहा है, दूसरों के ओपिनियन रख रहा है, दूसरों के पॉइंट्स रख रहा है, ऐसे पर्सन को हम क्या कहते हैं. तो याद रखिए, सच अ पर्सन इज़ नोन एज स्पोक्समैन. स्पोक्समैन. कई पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं हमारे यहाँ, और हर पॉलिटिकल पार्टी का एंड ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक स्पोक्समैन होता है. वो स्पोक्समैन उस इंटायर पॉलिटिकल पार्टी या फिर उस इंटायर ऑर्गेनाइजेशन का पॉइंट ऑफ व्यू मीडिया के सामने या फिर कंट्री के सामने रखता है. सो दैट पर्सन इज़ नोन एज स्पोक्समैन. स्पोक्समैन ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी, ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन. तो याद रखिएगा, स्पोक्समैन इज द करेक्ट आंसर. द पर्सन हु स्पीक्स फॉर अदर्स इज कॉल्ड एज spokesman. Okay, moving to the last but not the least question, a cure of all diseases, a cure of all diseases is called as panacea. Panacea. A cure of all diseases is called panacea. तो यहाँ पे देखिए, diseases मेटाफोरिकली बताया गया है, मेटाफोरिक के फॉर्म में यूज़ किया गया है disease. So panacea का in general meaning होता है, panacea is something that will cure all the diseases, will solve all the problems or difficulties. Okay, so कोई भी ऐसी चीज़ जो आपकी सारी प्रॉब्लम्स को या डिफ़िकल्टीज़ को रिजॉल्व कर दे, जिसको हम कह सकते हैं दैट इट इज़ अ यूनिवर्सल रेमेडी, ऐसी किसी चीज़ को हम पेनाकिया कहते हैं. सो क्वेश्चन ने यही आपको पूछा है कि द क्योर फॉर ऑल डिजीजेज मतलब द क्योर फॉर ऑल डिफ़िकल्टीज़ और प्रॉब्लम्स या फिर अ यूनिवर्सल रेमेडी, ऐसी चीज़ को हम क्या कहते हैं. तो याद रखिएगा, सच अ थिंग इज़ कॉल्ड एज पेनाकिया. पेनाकिया. ओके, फॉर एग्जाम्पल याद रखिए, हम कह सकते हैं एजुकेशन इज़ अ पेनाकिया फॉर ऑल द सोशल ईवल्स. एजुकेशन इज़ अ पेनाकिया फॉर ऑल द सोशल ईवल्स मतलब हमारे जितने भी सोशल ईवल्स प्रेजेंट है सोसाइटी में, उनके लिए एक यूनिवर्सल रेमेडी एजुकेशन है. ओके, हम उनके लिए एक यूनिवर्सल रेमेडी एजुकेशन है. तो हम कह सकते हैं एजुकेशन इज़ अ पेनाकिया फॉर ऑल द सोशल ईवल्स. तो याद रखिए, इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर था पेनाकिया. सो दिस सम्स अप आवर टुडेज सेशन. आज के इस सेशन में हमने किए क्लास 6 इंग्लिश के लिए कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि थे वन वर्ड काइंड ऑफ क्वेश्चंस. होल स्टेटमेंट आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड होगा क्वेश्चन के फॉर्म में. डिस्क्रिप्टिव एक इंटायर स्टेटमेंट होगा, तो उसके लिए आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड सेलेक्ट करना होगा. तो ये क्वेश्चन जो है आपको चूज़ द अप्रोप्रिएट वर्ड या चूज़ द अप्रोप्रिएट आंसर के फॉर्म में क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे. एवरी ईयर 2 और 3 क्वेश्चन इस टाइप के पूछे जा रहे हैं. सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्योंकि 2 और 3 क्वेश्चंस इंटायर इंग्लिश सेक्शन में एक बहुत ही ज़्यादा वेटेज रखते हैं अगर आप कॉस्ट बेनिफिट रेशियो में देखें, क्योंकि इन्हें सॉल्व करना बहुत ही ईजी है. अगर आपने इनकी प्रैक्टिस की हो तो ये आपके बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाएंगे. तो इसी के साथ ही आप इन क्वेश्चंस की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा. किसी भी और टॉपिक में अगर आपको डिफ़िकल्टी हो तो आप बहुत ही फ्रीली इसको डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. इसके साथ ही आने वाले सभी वीडियोस से जुड़े रहने के लिए काइंडली सब्सक्राइब द चैनल नॉलेज बेल एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन नेक्स्ट टू इट, ताकि कोई भी वीडियो जब हमारे चैनल पे अपलोड हो, इधर रिगार्डिंग टू द सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम प्रेपरेशन वीडियोस, कोई लेटेस्ट अपडेट या नोटिफिकेशन, तो वो आप तक सबसे पहले पहुँचे. इसके साथ ही अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो काइंडली लाइक, कमेंट एंड शेयर विद अदर एस्पायरेंट्स ऑल्सो. थैंक यू.